हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का डे 8 है और आज की वीडियो में हम फिलर्स के क्वेश्चन फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलर के क्वेश्चन में हम वोकैबुलरी पे भी ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वोकैबुलरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कैसे क्या करना है, यानी कि ग्रामर से वोकैब तक हम जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हमने कल भी यही क्वेश्चन डिस्कस किया था, यानी कि डे 6 में भी हमने डिस्कस किया था फिलर्स के क्वेश्चन। तो अगर आपने डे 6, डे 5, डे 4, 3, 2, 1 नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। एंड अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रोडक्टिव आपके लिए जा रहा है तो लिंक को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इट वाज हिज डैश दैट लेड हिम टू पेन्योरी। ऑप्शन है आपके सामने, क्या आप फिल करेंगे, क्या अप्रोप्रिएट होगा। अब यहाँ पर आपको एलिमिनेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए कि एलिमिनेट करके कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएं। इट वाज हिज डैश दैट लेड हिम टू पेन्योरी। पहले पेन्योरी का मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है गरीबी। क्या गरीबी होता है, ठीक है। अब किस मिस्टेक की वजह से गरीबी आ गई, किस मिस्टेक की वजह से वो गरीब हो गया। पहला है ऑप्शन आपके पास फ्लैम्बोयंस, इसका मतलब होता है शो ऑफ करना, दिखावा करना। दूसरा है एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, तो घमंड की वजह से वो क्या हो गया, गरीब हो गया। तीसरा है आपके पास में एक्स्ट्रावेगेंस, मतलब होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, यानी कि खर्चीला, फालतू के जो खर्चे करता है उसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंस। और एबिलियंस मतलब होता है, एबिलियंस का मतलब होता है एंथुजियाज्म, यानी कि उत्साह। अब क्या हो सकता है, किस वजह से वो गरीब हो गया। तो यहाँ पर आपका जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो होगा क्या, एक्स्ट्रा वेगेंस, यानी कि प्रोडिगल होने की वजह से, स्पेंडथ्रिफ्ट होने की वजह से वो क्या हो गया, गरीब हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने आंसर्स को एलिमिनेट करना है। ठीक है, और आंसर्स को जब एलिमिनेट करेंगे तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, एज पर द प्रेजेंट डेफिनेशन ऑफ द फैक्ट्री, the inspector dash all factories located in an area to dash a day other than Sunday as the weekly holiday. As per the present definition of the factory, inspector ने ऐसा कुछ कहा कि जो फैक्ट्री उस एरिया में लोकेटेड है, जो है स्थित है, वो संडे के अलावा किसी एक दिन ऑफ वीकली हॉलीडे ले सकती है। यानी वीकली हॉलीडे हो सकता है सिवाय संडे को छोड़ करके, संडे खुला रहेगा, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पर देखो, ऐसा कुछ इंस्पेक्टर ने कहा कि क्या करना चाहिए। इंस्पेक्टर ने कहा जितनी भी फैक्ट्रीज लोकेटेड है, स्थित है उस एरिया में, डैश हो जाएंगी वो अदर देन संडे एज द वीकली हॉलीडे। क्या होना चाहिए अप्रोप्रिएट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में 5 ऑप्शंस हैं और हमें 2 ऑप्शन यहाँ पर 2 ब्लैंक दिया हुआ है, दोनों ब्लैंक में हमें फिल करना है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि परमिट्स, तो अगर हम यहाँ पर परमिट डालेंगे, परमिट का मतलब होता है आज्ञा देना, परमिट। सो फैक्ट्री इंस्पेक्टर परमिट ऑल फैक्ट्रीज, उन्होंने परमिशन दिया सारे फैक्ट्रीज को कि जो यहाँ पर लोकेटेड सारी फैक्ट्रीज हैं वो 8 डे। अब 8 डे मतलब डे क्या है, नाउन है यहाँ पर। अब इसी के बारे में कोई हमें बात यहाँ पर जोड़नी है, दूसरे वाले सेंटेंस में इसी डे को रिलेट करके हमें आगे की बात बोलनी है। ठीक है, अटेंड करना। अब डे को तो अटेंड करना नहीं सही सेंस दे रहा है, हम किसको अटेंड करते हैं, पार्टी को अटेंड करते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करते हैं। अटेंड करना एक अलग सेंस दे रहा है, डे अटेंड करना कोई लॉजिक नहीं हुआ। यानी कि परमिट को सेंस दे रहा था बट यहाँ पर अटेंड की वजह से गलत हो जा रहा है। सेकेंड है अलाउज एंड ऑब्जर्व, देखते हैं अभी इसको। ठीक है, अलाउ करना, उसने ऐसा अलाउ किया सभी फैक्ट्रीज को कि वो ऑब्जर्व करे दिन को। आपको लग रहा होगा कि गलत है बट मेरे हिसाब से सही है। ऑब्जर्व करना, इसका 2 सेंस निकल करके आता है, एक तो वॉचफुल यानी कि बहुत ही ध्यान से किसी चीज को देखना, और दूसरा आता है किसी चीज को फॉलो करना। एक तो होता है फॉलो करना और क्या करना, एक तो देखना, केयरफुल, केयरफुली देखना, केयरफुल वॉच। ठीक है, एश्योर करना और बिलीव करना। अब देखो, बिलीव करना, किसी डे को बिलीव करना कोई सेंस नहीं बना। एडमिट करना और एक्सेप्ट करना, डे को एक्सेप्ट करना, डे को एक्सेप्ट करना। एडमिट करने का 2 सेंस आता है। पहला तो एक एडमिट होता है, किसी को हम एडमिट कर ले रहे हैं, दाखिला दे रहे हैं, और दूसरा आता है अपनी गलती को एडमिट करना, अपनी गलती को स्वीकार करना। एक्सेप्ट करना, डे को एक्सेप्ट करना बिल्कुल सेंस नहीं आ रहा है। ग्रांट करना, अधीर करना,
ठीक है, ग्रांट करना। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, ऑफर ऐसा कोई सेंस नहीं बना। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, फॉलो करना। मतलब ऐसा इंस्पेक्टर ने सारी फैक्ट्रीज को अलाउ किया कि वो क्या करे, फॉलो करे, आई मीन केयर, एक सेकेंड, अलाउ किया। अब यहाँ से इसकी मीनिंग पे ना जाके हम इसके वर्ड्स को देखेंगे। एज पर द प्रेजेंट डेफिनेशन द फैक्ट्री इंस्पेक्टर allow all factories located in an area to observe a day other than Sunday as the weekly holiday। मतलब उनको क्या करना है, उनको एक ऐसा डे सेलेक्ट करना है संडे को छोड़ करके जो वीकली हॉलीडे में जो वीकली हॉलीडे जिसको डिक्लेयर किया जा सके। ठीक है, अलाउज एंड ऑब्जर्व आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एलिमिनेशन देखना है कि एलिमिनेट जब कर रहे हो तो कौन सा सबसे ज्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा आंसर वहां पर फिट बैठ रहा है। ठीक है, अब देखो ऑब्जर्व करना तो एक तो जानते हो कि किसी चीज को ध्यान से देखना, और दूसरा अगर मैं आपको दूं एक स्टेटमेंट दूं उसके थ्रू आप ऑब्जर्व की मीनिंग यहाँ पर देखेंगे। जैसे मैं बोलूं कि वो अपनी फैमिली को मनाने के लिए शी ऑब्जर्व्स टू फास्ट, यानी कि वो क्या कर देती है, वो भूख हड़ताल कर देती है अपनी फैमिली को मनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा ऑब्जर्व, किसी को मनाना या किसी चीज को फॉलो करना। थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे, विल वुमेन पार्टिसिपेशन डैश शार्पली इन द लेबर फोर्स ओवर द पास्ट डिकेड, देयर इज अ नीड टू इम्प्रूव डैश फॉर देम। वुमेन का पार्टिसिपेशन शार्पली इन द लेबर फोर्स, यानी लेबर फोर्स में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है, जो भागीदारी है ओवर द पास्ट डिकेड, है ना, घटता जा रहा है। देयर इज अ नीड टू इम्प्रूव, पास्ट डिकेड से देयर इज नीड टू इम्प्रूव, अब इम्प्रूव किसी चीज को इम्प्रूव करना है ना, फॉर देम, उनके लिए किसी चीज को इम्प्रूव करना है। अब इम्प्रूव हम कब करते हैं, जब कोई चीज खराब हो जाती है तो उसको हम इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, यानी कि पार्टिसिपेशन जो महिलाओं का रहा है यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा जो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और हमें यहाँ पर इम्प्रूव करना है तो इसके लिए हमें एक पॉजिटिव एक वर्ड चाहिए। यहाँ नेगेटिव चाहिए, यहाँ पॉजिटिव चाहिए, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, देख लीजिए पहले स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। वुमेन का जो पार्टिसिपेशन रहा है वो पास्ट डिकेड से क्या रहा है, कम होता चला आ रहा है, और हमें उस चीज को क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो यहाँ यानी कि क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और यहाँ एक वर्ड ऐसा आएगा जो पॉजिटिव होगा। अब ऑप्शन देखेंगे, डिपिंग अपॉर्चुनिटीज, रेड्यूसिंग वेज, विथड्रॉइंग कन्वीनियंस, स्ट्रेसिंग सर्कमस्टेंसेस, स्टीपिंग एक्सक्यूज। स्टीपिंग का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, नेगेटिव चाहिए मतलब ये भी नहीं होगा। स्ट्रेसिंग का मतलब होता है दबाव डालना, आप वुमेन्स के पार्टिसिपेशन पे दबाव डाल रहे हैं, सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, और चलो इसको इसके जाने के बाद से हम थर्ड देखते हैं, विथड्रॉइंग एंड कन्वीनियंस। यहाँ देखो कन्वीनियंस क्या कर रहा है, कन्वीनियंस आपका जो है मतलब इम्प्रूव कन्वीनियंस फॉर देम। विथड्रॉइंग क्या कर रहा है, विल वुमेन पार्टिसिपेशन विथड्रॉइंग शार्पली इन द लेबर फोर्स। विथड्रॉ का सेंस यहाँ नहीं बन रहा है, इसका मतलब होता है किसी चीज को वापस लेना। ठीक है, तो ये भी नहीं बन रहा है। रेड्यूसिंग का मतलब होता है कम, और वेज का मतलब होता है तरीका या मेथड किसी चीज को। डिपिंग एंड अपॉर्चुनिटीज, डिपिंग एंड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अवसर, और वेज का मतलब क्या होता है, तरीका। अब यहाँ फंसोगे आप। डिपिंग का मतलब क्या होता है, कम करना, मॉडिफाई करना। ठीक है, और रेड्यूसिंग का भी मतलब क्या होता है, मॉडिफाई करना। अब यहाँ पर आप फंस रहे हैं, डिपिंग, अपॉर्चुनिटी, रेड्यूसिंग और वेज में क्या होना चाहिए। डिपिंग कम करना, उनका मतलब जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन रहा है वो कम हो रहा है धीरे धीरे उनका लेबर फोर्स पास्ट डिकेड से, और हमें उनके अवसर को सुधारने की जरूरत है ना। अपॉर्चुनिटीज उनको देना है, अवसर उनको, उनके अवसर के तरीकों को सुधारने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रेड्यूसिंग एंड वेज, वेज नहीं हम करेंगे, वेज एक तरीका है, अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर उनके लिए अवसर की बात कर रहे हैं, तो अवसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। आई वॉज डैश पेइंग द टूल टैक्स। ठीक है, I was dash paying the toll tax। अब यहाँ क्या होगा, फ्री फ्रॉम, exonerated from, exempted from and exposed to। expose का मतलब होता है खुलासा करना, तो टूल टैक्स से खुलासे का कोई लेना देना नहीं है। exempted का मतलब होता है फ्री करना किसी चीज से, और ये स्पेशली यूज करते हैं जब किसी फीस से हम जब मतलब किसी फीस को फ्री कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है, तो वहां पर exempted हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फीस की माफी के लिए यूज किया जाता है। एक्सोनरेटेड का मतलब होता है कि आप किसी को क्या कर रहे हैं, किसी
अपराध से किसी को निरपराध साबित कर रहे हैं, एक्सोनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और फ्री फ्रॉम एक वही सेंस दे रहा है, फ्री फ्रॉम किसी की गलती से किसी को माफ कर देना, किसी गलती से किसी को फ्री कर देना, ठीक है, या किसी भी चीज से फ्री हो जाना। एक्सोनरेटेड अपराध से किसी अपराध से फ्री कर देना, और एग्जेम्प्टेड किसी फ्री फीस से किसी है ना, किसी फीस से माफ कर देना, किसी की फीस माफ कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा क्या बनेगा, एग्जेम्प्टेड बनेगा। आई वॉज एग्जेम्प्टेड पेइंग द टूल टैक्स, क्योंकि टूल टैक्स भी क्या है, कोई फीस ही है, तो फीस माफ कर देना किसी की, ठीक है। चलो आ जाओ, तो यहाँ पर आपका क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैव रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं, अब आगे का क्या होगा, आगे हम क्या यूज कर सकते हैं, डैश में क्या होगा, अकॉम्प्लिशमेंट जिसका मतलब होता है कंप्लीट करना, हासिल करना। इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत करना, किसी चीज की बिगिनिंग करना, शुरुआत करना, ठीक है, शुरुआत करना। रेजोल्यूशन दृढ़ निश्चय, और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना, लागू करना किसी चीज को, ठीक है। क्या होगा आंसर, मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैव रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अब जो रिजल्ट आ चुका है उसके बाद से हम क्या करेंगे, आगे इम्प्लीमेंट का काम करेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेंस कितना अच्छा बन रहा है कि आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया और आगे के टाइम में आप उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे, ठीक है। rather than cure, the aim of a peace council, यहाँ डैश है, बताएंगे यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। द एम ऑफ अ पीस काउंसिल, यानी कि जो पीस काउंसिल का क्या है, एम है, जो लक्ष्य है वो क्या है, साल्वेशन, यहाँ आपका डैश है, देखेंगे ईच के बीच में और काउंसिल के बीच में डैश है आपका। साल्वेशन, प्रिजर्वेशन, कल्टीवेशन और मेंटेनेंस। साल्वेशन का मतलब होता है किसी को क्या कर देना, मुक्ति दे देना, फ्री कर देना। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है सेव करना, सुरक्षित करना। कल्टीवेशन का मतलब होता है ग्रो करना, और मेंटेनेंस का मतलब होता है बनाए रखना, मेंटेन किए रहना। तो साल्वेशन, प्रिजर्वेशन, कल्टीवेशन, मेंटेनेंस क्या होगा यहाँ पर। अच्छा, आपने देखा है ये क्योर, क्योर का मतलब होता है निदान करना, तो किसी चीज से निदान करना, आपने वो सुना है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रिजर्वेशन जो वर्ड है उसी का सेंस दे रहा है, यानी सुरक्षा करना, सेव करना बेहतर होगा क्योर से, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, बी। कोई डाउट, बिल्कुल नहीं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर प्लीज करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, श्याम सून गेन्ड डैश इन इंग्लिश। श्याम को मिल जाएगा क्या इंग्लिश में, डैश ऐसा क्या मिल जाएगा, क्या गेन कर लेगा वो। प्रोविंशियलिज्म का मतलब होता है प्रांतीकरण करना, यानी कि छोटे छोटे प्रांतों का निर्माण करना। प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कुशलता। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज में कुशल हो जाना, ठीक है, प्रोफिशिएंट हो जाना। एफिशिएंसी का मतलब होता है कैपेबिलिटी, यानी कि क्षमता। और एमिनेंसी का मतलब होता है प्रसिद्धि, यानी कि पॉपुलैरिटी, ठीक है, प्रसिद्धि। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर आपका, यहाँ पर हम कुशलता की बात कर रहे हैं कि श्याम जल्दी ही क्या कर लेगा, इंग्लिश में कुशल हो जाएगा, इंग्लिश में जल्दी वो प्रोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। He applied for and was dash legal aid by the labor ministry, ठीक है। एड का मतलब क्या होता है, सहायता, ये आपका क्या होता है, ये वर्ब है, ठीक है। और एक होता है AIDE, इसका मतलब होता है सपोर्टर यानी सहायक, और ये आपका क्या है, नाउन है। तो he applied for and was dash legal aid by the labor ministry, क्या होगा, offered, granted, implemented and awarded। उसने अवार्ड किया लीगल एड के लिए, तो अवार्ड का कोई सेंस नहीं बन रहा है, कट करिए, इसको एलिमिनेट करते हैं। इम्प्लीमेंट, उसने लागू किया ऐसा ताकि उसको लीगल एड मिल पाए, मतलब उसको लीगली सहायता मिल पाए, बिल्कुल नहीं। ग्रांट किया और ऑफर किया, दोनों का मतलब क्या होता है, सहायता करना, मांग, ठीक है, मदद करना, मदद देना। अब बताओ, ऑफर और ग्रांट हम दोनों का यूज कब करते हैं, कब ऑफर करते हैं, कब ग्रांट करते हैं। तो देखो, जब हमें कोई चीज, कोई मांग करके, जब हम किसी से कोई चीज मांगते हैं और तब हमें मिलता है, तब हम क्या करते हैं, वहां यूज ग्रांट करते हैं। और बिना मांगे कोई चीज कोई ऑफर कर रहा है तो वहां पर ऑफर का यूज करेंगे। जैसे कि आपने किसी से मदद नहीं मांगी लेकिन आपकी मदद हो रही है,
तो आपको मदद ऑफर हो रहा है, ठीक है, आपको हेल्प ऑफर हो रहा है। लेकिन अगर आप आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं और फिर आपको हेल्प मिल रही है, तो वो क्या है, वो ग्रांटेड हेल्प है। तो यहाँ क्या होगा, उसके मांगने पर उसको लीगल एड मिला ना, उसके मांगने पर उसको हेल्प मिली, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, ग्रांटेड करेंगे, ठीक है, ग्रांटेड। नेक्स्ट मूव करेंगे हम, द एक्यूज्ड डैश विद द जज फॉर मेर्सी। अब देखो यहाँ प्रेपोजिशन का खेल है, यानी कि अगर आपको प्रेपोजिशन का, फिक्स प्रेपोजिशन का नॉलेज है अच्छा खासा, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि आगे प्रेपोजिशन है, यानी आने वाला जो भी वर्ब होगा वो इस प्रेपोजिशन के साथ फिट बैठेगा, अगर नहीं फिट बैठेगा तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। प्लीडेड, रिक्वेस्टेड, अपील्ड एंड आस्क्ड, आस्क्ड के साथ कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, अपील्ड, रिक्वेस्टेड के साथ भी प्रेपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ विद, यानी कि विद के साथ ये दोनों नहीं आ रहे हैं, तो ये भी कट हुआ, ये भी कट हुआ, ये भी कट हुआ। प्लीडेड और अपील्ड है, तो क्या होना चाहिए, देखो प्लीडेड का मतलब होता है याचना करना, और अपील्ड का मतलब क्या होता है, आवेदन करना। क्या होता है, आवेदन करना। ध्यान से इसको समझेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब फिलर्स के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको क्योंकि प्रेपोजिशन भी वहां पर देखना पड़ जाता है, ग्रामर भी देखना पड़ जाता है, और वोकैबुलरी तो वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वोकैबुलरी वीक है तो भाई इन क्वेश्चंस को करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए जितना प्रैक्टिस यहाँ से करके जा सकते हैं आप लोग उतना प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि शब्दों में मीनिंग्स छुपी होती हैं और हम उसको नहीं समझ पाते और हमसे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका ना गलत हो पाए, एक नंबर वहां से आप ले लें, एक नहीं 2 नंबर आप वहां से ले लें, तो भाई इसलिए आप क्या करें, आप शब्दों की माया जाल को समझने की कोशिश करें, ठीक है। प्लीडेड एंड अपील्ड, इसका मतलब होता है क्षमा याचना करना, सॉरी, इसका मतलब होता है गिड़गिड़ाना किसी से, है ना, मिन्नत करना किसी से। अपील का मतलब होता है क्या, अपील का मतलब होता है आवेदन करना। अब देखो प्लीडेड के साथ आपका विद भी आता है और क्या आता है, फॉर भी आता है। विद कब आएगा प्लीडेड के साथ में, और कब फॉर आएगा, मेरी बात ध्यान से सुन लो, आगे वाले क्वेश्चन में मैंने यही समझाया था, वहां पर जहां मैंने टू लिखा था वहां विद कर लीजिएगा। प्लीडेड के साथ विद आएगा और प्लीडेड के साथ फॉर भी आएगा, ठीक है। सो प्लीडेड के साथ विद तब आएगा जब किसी पर्सन से हम क्या कर रहे हैं, पर्सन से किसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं। और फॉर जब आएगा, फॉर कब आएगा प्लीडेड के साथ, जब हम किसी चीज के लिए मिन्नत कर रहे हैं। तो ध्यान से, जब भी किसी पर्सन के साथ पर्सन से प्लीड करोगे तो विद का यूज करोगे, जब भी किसी चीज के लिए प्लीड करोगे तो फॉर का यूज करोगे। अपील्ड के साथ प्रपोजिशन क्या आता है, टू आता है पर्सन के लिए और किसी चीज के लिए, तो हम क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। किसी चीज के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। चलो आ जाओ, तो यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ आपका होगा, अब देखो अपील्ड के साथ टू फॉर तो आ नहीं सकता, विद है, और विद किसके साथ आता है, प्लीडेड के साथ आता है, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन डैश ऑफ द रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन का मतलब होता है सुझाव, द बोर्ड हैज एस्टैब्लिश्ड अ काउंटर टू एंटरटेन द कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर्स, मतलब ऐसे सुझाव डैश, ऐसे सुझाव से है ना, बोर्ड ने एस्टैब्लिश किया, स्थापित किया, एक काउंटर स्थापित किया, टू एंटरटेन द कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर्स, यानी जो कस्टमर्स की कंप्लेन है उनको एंटरटेन करना, ठीक है। अब देखो अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस के साथ आपका ऑफ नहीं आता है, ठीक है, या तो अकॉर्डिंग टू आएगा, है ना, या तो अकॉर्डिंग टू आएगा, या तो इन अकॉर्डेंस विद आएगा, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद आएगा। अब देखो रिलेशन, रिलेशन के साथ भी प्रपोजिशन क्या आता है, टू आता है। अधीरेंस के साथ प्रपोजिशन क्या आता है, हमेशा टू आता है, ठीक है। परसुएंस के साथ प्रपोजिशन क्या आता है, ऑफ आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन परसुएंस ऑफ द रिकमेंडेशन, मतलब इस विचार का समर्थन करते हुए बोर्ड ने क्या किया, एस्टैब्लिश किया। तो परसुएंस का मतलब क्या होता है, समर्थन करना, इस विचार को मानते हुए, समर्थन करते हुए यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा रिकमेंड किया उन्होंने कि एक काउंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए, ताकि जो कंप्लेंट्स आए कस्टमर्स की उसको हम लोग निपटारा उसका कर सके, उसके बारे में जज कर सके कि क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे, शी कम्स डैश अ नोबेल फैमिली, वो आती है किस फैमिली से, एक नोबेल फैमिली से आती है, एक नोबेल फैमिली से आती है। देखो कम्स के साथ में जब भी ऑफ प्रेपोजिशन आता है, इट मीन्स कि बिलोंग करना, क्या करना, बिलोंग करना,
यानी कि कहीं से होना, और बिलोंग के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, हमेशा बिलोंग के साथ क्या आता है, टू प्रेपोजिशन आता है याद से। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे हम। ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ बिल्डिंग वर डिस्पोज। डिस्पोज के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो हमेशा क्या होता है, ऑफ होता है, डिस्पोज ऑफ। ठीक है, डिस्पोज ऑफ इसका मतलब होता है थ्रो आउट करना, बेच देना, थ्रो आउट करना या फिर बेच देना। नेक्स्ट मूव करेंगे हम। While traveling to बनारस, बनारस में ट्रेवल करते हुए, she ran dash a very old friend of mine. She ran dash a very old friend of mine. आप जानते हो जब भी हम कम क्रॉस करते हैं तो ये कम क्रॉस का मतलब क्या होता है, अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली किसी से मिल जाना। ठीक है, एकदम मतलब आपने सडनली आप किसी से मिल गया। इनटू, जब भी रैन इनटू करते हैं तो सेम यही सेंस बनता है कि आप अचानक से किसी से क्या हो गए, मिल गए। रैन इनटू का भी यही मतलब होता है और केम अक्रॉस का भी सेम मतलब होता है, लेकिन रन के साथ कभी भी अक्रॉस नहीं आता है। रन इनटू का मतलब क्या होता है, किसी से अचानक मिल जाना, और रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। रन डाउन का मतलब क्या होता है, वीक होना। ठीक है, क्या हो जाना, कमजोर हो जाना। आंसर क्या बनेगा आपका, रन इनटू बनेगा। रन इनटू का मतलब होता है किसी से अचानक मिल जाना। नेक्स्ट मूव करेंगे हम। चलो, अ वॉक इन द मॉर्निंग विल इम्प्रूव योर हेल्थ। ठीक है, यहाँ आपका फॉर था, अ वॉक इन द मॉर्निंग विल इम्प्रूव योर हेल्थ। मतलब सुबह अगर आप चल रहे हैं तो आपके हेल्थ में सुधार हो जाएगा। गोइंग टू, गो फॉर गोइंग टू। आपको मैं पहले एक चीज बता देती हूँ, चलो आज थोड़ा सा ग्रामर भी यहाँ पे सीख लो। बहुत पहले मैंने अपने सेशन में बताया भी है, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम लोग एसएससी सीजल की क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं जो अभी आपके यहाँ एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है कि आपके सीजल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं और तरीके सीख रहे हैं कि कैसे हम एग्जाम में करना है जब हम एग्जाम में जाएं। क्योंकि उस टाइम हमें सोचने समझने की शक्ति हमारी बहुत ही छीड़ हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है। हम बहुत, क्योंकि प्रेशर में होते हैं हर टाइम में, है ना, बहुत प्रेशर में होते हैं कि अगर क्वेश्चंस की एक्यूरेसी नहीं सही रही तो फिर एग्जाम में बैठने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्या हो जाता है, जेरेंड हो जाता है। और जेरेंड हमेशा क्या करता है, जेरेंड ग्रामर के लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, और नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में क्या काम करते हैं, हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, ध्यान से। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जेरेंड बन जाती है। जेरेंड नाउन होता है और नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। नाउन की जगह पर हम जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन भी हमारा यही काम करता है, क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। सो डैश अ वॉक इन द मॉर्निंग विल इंप्रूव योर हेल्थ। अब देखो, अगर हम गोइंग टू करते हैं यहाँ पर, क्योंकि गोइंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है और ये नाउन बन जाता है, तो नाउन हमारा सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज हो सकता है। हम वर्ब तो करेंगे नहीं, यहाँ पर वर्ब तो नहीं करेंगे, हम केवल नाउन करेंगे। गोइंग टू बन जाता है, गो टू नहीं बनेगा, गो फॉर नहीं बनेगा, क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म में नहीं है। और आईएनजी फॉर्म में ही हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि आईएनजी फॉर्म वाला जो वर्ब होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट यूज करेंगे, ना कि कोई वर्ब यूज करेंगे। तो फिलहाल ये तो वर्ब्स हुए, एलिमिनेट हो जाता है। अब गोइंग टू और गोइंग फॉर बचा हमारे पास में। गोइंग टू हम कब यूज करते हैं, कब गोइंग फॉर यूज करते हैं, तो ध्यान से मेरी बात सुनो। जब गोइंग टू हम तब यूज करेंगे जब हम आगे की प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी आगे हमारा कोई ऐसा स्थान है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तब हम गोइंग टू का यूज करेंगे। और गोइंग फॉर होता है किसके लिए, टेम्परेरी, कोई किसी जगह जाने के लिए हम गोइंग फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, गोइंग टू, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ तो आगे एक प्लेस आया ना। लेकिन गोइंग फॉर वॉक हो सकता है कि हम कुछ समय के लिए वॉक पे जा रहे हैं, कुछ समय के लिए टेम्परेरी कोई एक्शन करने के लिए हम कहीं पर जा रहे हैं, तो वहां गोइंग फॉर करेंगे। देयर इज नो मोटिव टू, मोटिव फॉर प्लेस, कोई मोटिव नहीं है, कोई आगे प्लेस नहीं है, बस हम टेम्परेरी वॉक पे जा रहे हैं, तो वहां गोइंग फॉर होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, गोइंग फॉर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, शी फियर्ड दैट शी। अब यहाँ देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फियर्ड, आगे डैश है, मतलब आने वाला जो भी होगा पास्ट में होगा। अगर ये नहीं होता, सपोज दैट ये इतना नहीं होता, तो दैट शी, अगर शी होता तो हम सारे ऑप्शंस फिल कर सकते थे, वुड भी कर सकते थे, माइट भी कर सकते थे, विल भी कर सकते थे, मे भी कर सकते थे। बट क्या है ना कि यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर पास्ट दे दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ जा रहा है कि अब हमें आगे जो है इसके अकॉर्डिंग यूज करना होगा। अब वो डरती है इस बात की कि कहीं वो क्या ना हो जाए,
तो मे फाल तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट में है, विल भी नहीं होगा, माइट फाल होगा। माइट काम क्या करता है, माइट प्रोबेबिलिटी बताता है, जो है अनुमान लगाता है, ठीक है, माइट प्रोबेबिलिटी बताता है, संभावना बताता है, दैट शी फियर दैट शी माइट फेल, तो यहाँ पर हम माइट का यूज करेंगे, शी माइट फेल, मतलब अभी वो फेल नहीं हुई है, वो डर रही है कि वो कहीं फेल ना हो जाए, वो कहीं फेल ना हो जाए, ऐसा वो डर रही थी, ठीक है, तो माइट फेल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। इन द लास्ट फ्यू डेज डैश टू हेल्प हिम, ये सेंटेंस कैसा है पहले ये देखो, सेंटेंस इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इन्वर्जन फॉलो करते हैं। इन्वर्जन फॉलो करने का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट के पहले हमारा वर्ब आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले जब वर्ब आ जाता है तो वहां इन्वर्जन, इसी को हम इन्वर्जन बोलते हैं। अब देखो इन द लास्ट फ्यू डेज हमें इन्वर्जन फॉलो कराना है क्योंकि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। ये जो समथिंग है, एनीथिंग है, एनीथिंग है, एनीथिंग है, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या काम करता है, प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम प्रोनाउन करता है, यानी कि अगर मैं प्रोनाउन को सब्जेक्ट बोल देती हूँ और इन्वर्जन मुझे फॉलो कराना है तो इसके पहले हमें एक वर्ब चाहिए क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो समथिंग इज डन, यहाँ आपका कोई वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किया गया है, तो ये तो इन्वर्जन नहीं हुआ। एनीथिंग के पहले एक वर्ब आया है, मान सकते हैं इसको, एनीथिंग सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किया गया है तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। हैड एनीथिंग, यहाँ पर एक वर्ब दिया है, वर्ब यानी कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब आया है तो इसको कंसीडर हम कर सकते हैं। तो हमारे पास में दो ऑप्शन है जिनको कंसीडर करना है, इज एनीथिंग डन, हैड एनीथिंग बीन डन। दो ऑप्शन को कंसीडर करके मानेंगे हम, बताइए कौन सा सही होगा, दिमाग लगाइए आप लोग। इन द लास्ट फ्यू डेज इज एनीथिंग डन, अब हमें टेंस यहाँ पर देखना, हमने ऑप्शन को एलिमिनेट किया, अब टेंस पे आ जाओ, टेंस क्या हो सकता है, इन द लास्ट फ्यू डेज इज एनीथिंग डन, कुछ कैसा क्या हो गया, इन द लास्ट फ्यू डेज, लास्ट फ्यू डेज, लास्ट है ना तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन द लास्ट, यानी कि अब देखो लास्ट फ्यू डेज, मेरी बात ध्यान से सुनना, लास्ट फ्यू डेज, जब भी हम लास्ट से लेकर के प्रेजेंट की बात करते हैं, पास्ट से लेकर के प्रेजेंट की बात करते हैं, तो वहां पर आपका जो टेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट के किए गए कार्य का पूरा प्रभाव अभी भी कहाँ है, प्रेजेंट पर है। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन उसका पूरा प्रभाव अभी भी प्रेजेंट पे है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। इज एनीथिंग एल्स हम नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा हैड एनीथिंग बीन डन टू हेल्प मी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम, हरीश, वंस अगेन यहाँ पर हैड नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, हैज एनीथिंग बीन डन। नेक्स्ट मूव करेंगे, हरीश एज वेल एज हिज फ्रेंड डैश द परमिशन ऑफ हिज मदर बिफोर गोइंग फॉर अ मैच, हरीश एज वेल एज हिज फ्रेंड डैश द परमिशन ऑफ हिज मदर बिफोर गोइंग फॉर अ मैच, अपनी मदर से परमिशन लेते हैं मैच जाने से पहले, ठीक है। आस्क हम क्या करते हैं, आस्क हम पूछते हैं किसी क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं आस्क, हरीश एज वेल एज हिज फ्रेंड आस्क द परमिशन ऑफ हिज मदर, परमिशन नहीं पूछा जाता है ना, ध्यान से देखो, एक चीज पूछो, पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई बात कह सकते हैं, लेकिन परमिशन नहीं पूछेंगे, इसको एलिमिनेट कर दो यहाँ से। रिसीव, परमिशन को रिसीव नहीं किया जाएगा, यानी ये भी एलिमिनेट हुआ। सीक्स क्या है, सीक्स यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ सॉर्ट्स था, ये वर्ब इसी सीक का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सीक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सॉर्ट्स क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हरीश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स सीक्स द परमिशन ऑफ हिज मदर बिफोर गोइंग फॉर अ मैच, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीक्स यानी कि मांगना, सीक्स मांगना, मांगते हैं, किस बात की परमिशन मांगते हैं, बिफोर मतलब मैच जाने से पहले अपनी माँ से परमिशन मांगते हैं। तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, सिक्स परमिशन ऑफ permission his mother before going for a match. Okay. I sensed the dash of the argument. मैंने महसूस किया, सेंस किया the argument. अब देखो ये दा है ना, आर्टिकल आया है, तो आर्टिकल के बाद इधर क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा, ठीक है, आर्टिकल के बाद नाउन आ जाएगा। ब्यूटी क्या है, ब्यूटी आपका नाउन है, ब्यूटिफिकेशन क्या है, नाउन है, ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब है, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। हमें कोई नाउन चाहिए, यानी कि ये दोनों आपके एलिमिनेट होते हैं। ब्यूटी, ब्यूटिफिकेशन,
आई सेंसेस द ब्यूटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। डिसाइड करना है कि क्या करेक्ट हो सकता है, दोनों आपके नाउन है लेकिन यहाँ कौन सा फिट होगा। देखो ब्यूटी हम बोलते हैं सुंदरता को, कोई चीज खूबसूरत है, नाउन है। ब्यूटिफिकेशन क्या होता है, ब्यूटिफिकेशन यानी डेकोरेशन को हम बोलते हैं। जब कोई चीज हम डेकोरेशन कर रहे हैं तो वहां पर हम ब्यूटिफिकेशन वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आपका अप्रोप्रिएट होगा, ब्यूटी होगा। आई सेंस द ब्यूटी ऑफ द आर्गुमेंट, मैंने उस आर्गुमेंट, उस अच्छी आर्गुमेंट की ब्यूटी को क्या किया, महसूस किया। गुड रीडिंग दैट्स द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड। लिबरल का मतलब क्या होता है, ब्रॉड। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अच्छी रीडिंग से डैश द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड, ऐसा क्या हो जाता है, मतलब क्या करने से एजुकेटेड माइंड और ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। बिलीव्स, बिलीव्स क्या होता है, नाउन होता है। और बिलीव क्या होता है, बिलीव, बिलीव आपका वर्ब है, ठीक है। लीड्स, लीड्स मतलब होता है ले जाया जाना, आपका वर्ब है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना, जो हम यूज करते हैं, कोई चीज रिफ्लेक्ट हुई, चेंज हुई, बदल गई। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, ये भी आपका क्या होता है, वर्ब होता है। अब देखो अच्छी रीडिंग से बिलीव का कुछ लेना देना नहीं है, लीड्स ले जाने का कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ आंसर क्या बनेगा आपका, सी बनेगा। मतलब अच्छी रीडिंग करने से हमारा दिमाग क्या होता है, चेंज होता है, रिफ्लेक्ट होता है और हम कुछ नई नई चीजें सीख पाते हैं, सोच पाते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन हमने किए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक कॉन्सेप्ट को लेकर के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना ना भूलिएगा। और आगे हम स्टार्ट करेंगे क्लॉज टेस्ट, उसके बाद से हम PQRS के क्वेश्चंस करेंगे और आगे हम ग्रामर के क्वेश्चंस में काफी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि अगर आप जो है मेंस के लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, तो उसमें भी आपको काफी हेल्प मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर टेक केयर गाइस।